नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात कर रहे हैं इंग्लिश को लेकर और इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग करा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमने 40 दिन के इस प्रोग्राम को सेट किया है। यानी हम लोग 40 डेज में कंप्लीट ग्रामर का सेशन करने वाले हैं। यानी अब तक हमने जो कंप्लीट कर लिया है वो हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों को शायद जानकारी होगी अगर आप कंटिन्यू हमारी क्लास को ले रहे हैं। यू नो वेरी वेल। चलिए भाई, ये कलर बेटर रहेगा। देखिए हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया है, यहाँ जाओ, हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड देन सेंटेंसेस के बाद हमने नाउन को कवर कर लिया है। तो नाउन क्या होते हैं पता है, और नाउन पर बेस्ड, नाउन पर कुछ एरर्स मैंने कराई हैं आपको पता होगा। हालांकि एरर्स आगे भी कराऊंगा। और आज जो आपका चैप्टर चलने वाला है वो होगा आपका प्रोनाउन। क्या होगा? प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाएगा भैया? सर्वनाम। ठीक है, क्लियर है सभी का यहाँ तक? बहुत बढ़िया भाई। तो आज हम नाउन को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। देखिए भाई, नाउन क्या है, सबसे प्रोनाउन क्या है। अब तक हमने नाउन को पढ़ा। नाउन हमने देखा, नाउन इज द नाम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये दूसरा हमने कहा था, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, अर्थात किसी का एक नाम है। लेकिन सर जी प्रोनाउन क्या हो गया? प्रोनाउन की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी? व्हाट्स द यूज ऑफ प्रोनाउन? देखिए, हम लोग हिंदी भाषा हो, इंग्लिश हो या एनी अदर लैंग्वेज, कोई भी भाषा हो, भाषा का सबसे सुंदर रूप होता है कि कम शब्दों में अधिक अर्थ निकल जाए। कम शब्दों में अधिक अर्थ निकल जाए। कहते हैं ना, अ वर्ड टू वाइज इनफ, इस समझदार के लिए इशारा काफ़ी। यानी कि सारे माफिक शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी बातों को रख सकें। दूसरी बात, अगर भाषा को बेकार बनाना है, हालांकि कोई नहीं चाहता बेकार बनाना, तो एक शब्दों की पुनरावृत्ति हम बार बार कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं, जैसे नाउन मैंने कहा, राहुल स्कूल जाता है, राहुल बैग खोलता है, राहुल किताब निकालता है, राहुल किताब पढ़ता है। अब बार बार राहुल कहना शायद आपको भी उचित नहीं लग रहा होगा, बिकॉज बार बार हम नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। इट्स रिपीटेशन ऑफ नाउन। इस नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए इसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम प्रोनाउन। क्लियर है? चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन को लेकर। इसको लेकर बात करते हैं भैया, डेफिनेशन को लेकर। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लूँ जिससे कि और ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यानी हम किसकी बात करेंगे भैया? डेफिनेशन को लेकर बात करेंगे। डेफिनेशन को देख लीजिएगा। बहुत से बोलते हैं डेफिनेशन, भाई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनीशन है। हिंदी में बात करें तो क्या कहलाएगा भैया? आपका परिभाषा कहलाएगा। यानी प्रोनाउन की परिभाषा क्या है? क्या है प्रोनाउन? आइए जानते हैं, बारी बारी से और तरीके से पहचानने का प्रयास करते हैं। देखो भी, प्रोनाउन पुकारा जाएगा। प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है। प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड जब इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट के तुरंत बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो समझ लेना सेंटेंस किस में है? पैसिव में है। ठीक है, प्रोनाउन इज द वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द है विच इज यूज, जो प्रयोग किया जाता है किसके? इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द repetition ऑफ नाउन। बात समझ रहे हो भाई?
यानी प्रोनाउन एक शब्द है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है और नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए, नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब भैया कैसे इसको जानेंगे, इस बात को समझें कैसे। एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें। मैंने कहा राम was playing in the ground ठीक है, एंड देन सॉरी इसको राम had completed his work and then Ram went to Delhi। एक बात बताओ, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा और सेंटेंस में है राम हैड कंप्लीटेड हिज वर्क एंड देन राम वेंट टू दिल्ली। अब यहाँ पर भी राम आया, देखो दो बार क्या आ रहा है, राम आ रहा है, यहाँ भी राम आया और यहाँ पर भी राम आया। यानी जो बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है ना, बार बार जो हम एक शब्द को यूज कर रहे हैं, हमें इसको रोकना है। चलिए बहुत बड़े देख लेते हैं। अच्छे कह रहे हैं कि सर जी आपने 3 PM वाला लिंक शेयर किया है। अच्छा जी 3 बजे वाला तो नहीं क्या होगा, 3 बजे मैं प्रोनाउन करा ही नहीं रहा। मैंने 3 बजे वाला कहाँ प्रोनाउन कराया है, 1 मिनट में देख लेता हूँ, वेट फॉर सम टाइम। अच्छा ओके ओके ओके, सॉरी मुझे तभी लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। चलिए थैंक यू सो मच। किसने बताया मुझे, संजय कुमार जी किसने बताया ये बात, इट कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन। बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट में अभी आपके सामने एक मिनट क्लास वेट फॉर सम टाइम। इसको इतना नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप कि अब आपके पास पहुंच गया होगा। ठीक है, एवरी टाइम नाउन इज नॉट टोल्ड, बिल्कुल सही बात है। नाउन को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये तो रही नाउन की एक कंडीशन, ये तो रही नाउन की एक कंडीशन। सॉरी प्रोनाउन की। अब बात करते हैं व्हाट्स अ काइंड ऑफ प्रोनाउन, यानी काइंड के प्रोनाउन क्या है, सॉरी प्रोनाउन के काइंड क्या है, ये हमें देखना है। तो हेडिंग डालिएगा बड़ी खूबसूरती के साथ, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में करा रहा हूं। ठीक है, अब इसको एक नाम दिया गया सर्वनाम, यानी क्या दिया गया इसको नाम, एक प्रोनाउन नाम दिया जा रहा है। यानी सर्वनाम क्यों कहा जा रहा है, एक बात को समझें। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सर्वनाम। सर्व का मतलब सबका, नाम मतलब नाम, यानी कोई एक ऐसा शब्द प्रयोग किया जा रहा है जो राम के लिए भी, राहुल के लिए भी, राजू के लिए भी, संजय के लिए भी, वर्मा के लिए भी, शर्मा के लिए भी, सबके लिए प्रयोग हो सकता हो। ठीक है, जैसे हमने एक वर्ड लिखा ही, क्या लिखा ही। अब ही आप लोग चाहे राहुल के लिए प्रयोग करोगे तो भी सही है, चाहे आप लोग राजू के लिए प्रयोग करोगे तो भी सही है, चाहे आप रामू के लिए प्रयोग करोगे तो भी सही है। यानी क्या है, ये सबके लिए कॉमन नाम है, ये सबके लिए क्या है, एक कॉमन नाम है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने वर्ड इस्तेमाल कर रहा सी, क्या वर्ड इस्तेमाल करा, सी इस्तेमाल किया। तो सी इस्तेमाल किया तो सी भैया आप चाहे पायल के लिए इस्तेमाल करें, चाहे अंजलि के लिए इस्तेमाल करें, चाहे मधु के लिए इस्तेमाल करें,
चाहे आप इसको एनीबडी एल्स जो भी हमें देख रहे हैं, चलो लता गिरी जी का मुझे नाम याद आ रहा है, जिसका नाम याद आ रहा, ठीक है। यानी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग हम सभी के लिए कॉमन तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं? कॉमन तरीके से करते हैं। तो यहीं से हमारे ना नाउन के प्रकार निकल कर आते हैं, सॉरी प्रोनाउन के प्रकार निकल कर आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ना शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। वे प्रोनाउन के प्रकार कितने हैं? देखिए अलग अलग बुक में आपको अलग अलग प्रकार मिल सकते हैं, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट काइंड्स, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं आप उस आधार पे मानकर चले तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप लोग कैसे समझ सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। एक काइंड्स आता है इसका पर्सनल प्रोनाउन। क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी अगर इसको मैं हिंदी में बात करूं, जो लोग हिंदी में समझना चाह रहे हैं, जिनकी हिंदी भी अच्छी है, इसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी काइंड्स आ गया आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन। अब एक बात बताओ भाई, एक बात आप मुझे बता दो, ये वर्ड जो आपको दिखा पर्सनल, ठीक है, यानी हमने देखा सर एक वर्ड बना है पर्सनल। क्या बना है? पर्सनल। अब जो पर्सनल वर्ड है वो कहीं ना कहीं किससे बना है? पर्सन का ही, पर्सनल का ही, क्या नहीं, पर्सनल मतलब पर्सन का ही रूप है। किसका है? पर्सन का ही रूप है। और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। क्या होता है भाई? पर्सन का मीन्स क्या होता है? व्यक्ति से लगाया जाता है। इट मीन्स यहां से एक चीज तो क्लैरिफाई हो जाती है कि वे सभी प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हों, वो सभी प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हों, पर्सन से रिलेटेड हों, कौन से कहलाएंगे? आपके पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे भाई? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। नेम के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, बिल्कुल सही बात है, नेम के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, सुमन दुबे जी बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन देखिए, सपोज दैट हमने पर्सन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए पर्सन होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। यानी मैंने अभी क्या बताया आपको, जो किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए। पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए। बात बहुत गहराई से अगर आप समझ लोगे, बहुत आसान भाषा में समझ लोगे तो आप लोगों के बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो उधर पर्सन हुए भैया 3 प्रकार के, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता है आपका सेकंड पर्सन और एक होता है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। बार बार बोलकर भी बता रहा हूं, जिन लोगों को समझ में थोड़ा बहुत कम आ रहा है या कुछ दिखने में समस्या है। यानी पर्सन से रिलेटेड है और पर्सन होते हैं 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर जी व्हाट्स मैटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है ये? कुछ पता नहीं है। अरे पता नहीं वो कौन सा नशा करता है, तो वो वाली बात नहीं करूंगा, बात बिल्कुल सीधी सच्ची आपको बताऊंगा, समझने का प्रयास करें। देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं? एक वो व्यक्ति जो बोल रहा है, एक वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन में आएगा। एक वो व्यक्ति जो सुन रहा है, ठीक है, वो आएगा आपका सेकंड पर्सन में। और एक वो व्यक्ति, स्थान या वस्तु जिसके हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या आएगा? थर्ड पर्सन। अब पर्सन है तो हम केवल व्यक्ति की बात करेंगे। एक ऐसा थर्ड पर्सन, एक ऐसा थर्ड पीपल जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो आपका कहलाता है थर्ड पर्सन। जैसे जैसे भाई कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? मैं बोलूँगा, या तो मैं बोलूंगा या मेरे साथ और भी सारे टीचर एक साथ मिलकर बोलेंगे। जैसे कि कल गोल्डी सर के जन्मदिन पर बोल रहे थे हम, या तो वी का फॉर्म आएगा या आई का फॉर्म आएगा। यानी फर्स्ट फॉर्म में हमने देखा, फर्स्ट पर्सन में या तो आई को रखा जाता है या किसको रखा जाता है? वी को रखा जाता है। फर्स्ट पर्सन में आई को रखा जाता है, और आई का मतलब होता है दोस्तों क्या? मैं, और वी का मतलब होता है दोस्तों क्या? हम, ठीक। अब आते हैं सेकंड पर्सन को लेकर। सेकंड पर्सन में हमेशा ही क्या रहा है भाई?
तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। तो इसमें क्या आएगा, तुम आएगा, मतलब तुम आएगा। हिंदी में बात करें तो हिंदी में भैया तुम आ जाता है या आप आ जाता है, ठीक है। तुम या आप से इसको इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, भाई मैं बोला या हम बोले, सुन रहा कौन, आप सुन रहे हो या तुम सुन रहे हो, यानी यू सुन रहा है, ठीक है। किसके बारे में बात करूंगा, या तो मैं किसी ही के बारे में बात करूंगा, या मैं किसी सी के बारे में बात करूंगा, या मैं किसी दे के बारे में बात करूंगा, ठीक है। या किसी थर्ड पर्सन, किसी का नेम आ सकता है, यानी किसी का नाम लेकर बात करूंगा। भाई बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, बात समझे या नहीं समझे। मतलब पर्सनल, हमने कहा जी सर जी पहला ही प्रोनाउन कौन सा होगा, वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। और पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल वर्ड बना है पर्सन से, और पर्सन होता है 3 प्रकार का, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाएगा, सेकंड पर्सन में यू आ जाएगा, थर्ड पर्सन में हम किसी को ही, सी, इट, ही, सी, दे की बात करेंगे। नेम अगर आता तो नेम प्रोनाउन नहीं है, नेम क्या आएगा, नेम अपने आप में क्या आ जाएगा, ये एक नाउन का रूप धारण कर लेगा। अगर हम किसी का नाम ले लेंगे ना तो वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, ठीक है भाई। जल्दी से शेयर करो अगर अच्छा लग रहा है तो, बहुत बढ़िया। जैसे आप, हम और इंग्लिश ग्रामर, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, सही कहा संजय कुमार जी आपने, बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। और आई होप कि आप लोगों को मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूँगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। कुछ टीचर क्या करते हैं, बहुत से टीचर्स हैं और मैं नहीं नाम लूँगा किसी का, वो कहते हैं सर जी एक पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। बिल्कुल सही बात है, उसको अलग पढ़ाते हैं। आइए एक टेबल के माध्यम से जानकारी अर्जित करते हैं। सर जी टेबल क्या कहेगी, एक टेबल बना लीजिएगा, इस टेबल की आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इस टेबल की आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इस टेबल का क्या क्या इस्तेमाल है, देखिए यहाँ आप लिखना पर्सन, ठीक है। यहाँ आप क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर्सन को लिखेंगे। यहाँ पर्सन का कौन सा रूप लिखोगे, सब्जेक्टिव रूप। यहाँ आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव रूप लिखोगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के बाद आपका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन इसमें आप लिखोगे, ठीक है। सॉरी, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद आ जाएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन। सर जी ये क्या है, अभी आपको बताऊंगा, परेशान ना हो, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे सामने सारी वो चीज़ें खोल कर दिखाऊंगा जो आपके लिए जानने बेहद ज़रूरी है। इस टेबल को ना आप ऐसे बना लेना, इस टेबल को आप ऐसे बना लेना, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वो जिसमें हम समझाएंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको, हाँ देखो भाई, समझो भाई, हमने फर्स्ट पर्सन में लिखा, पहले आता आपका फर्स्ट पर्सन, इसमें आएगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में हमारा आया आई और दूसरा आया हमारा वी। आई को हमने कह दिया, आई का हिंदी में मीन्स निकला मैं, इसका निकला हम। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव रोल, ये होगा आपका सब्जेक्ट। ये क्या होता है, सब्जेक्ट। जब इसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। और मी को हिंदी में क्या कहेंगे भाई, मुझे। इनकी आवश्यकता आपको तब पड़ेगी जब मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कराऊंगा या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कराऊंगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जब आपको कराऊंगा तो आपको पता लगेगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया, अस हो जाएगा। अस का मीन्स क्या होगा, हमें, ठीक है। आगे चले, इसका आई का अपने की अंग्रेजी, आई के साथ अपने की अंग्रेजी को कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव का मतलब अधिकार जताना, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी मई। मई का मतलब होता है मेरा। मई का मीन्स क्या हो जाएगा भैया, मेरा हो जाएगा। वी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, अवर हो जाएगी।
आवर का मीन्स क्या होगा हिंदी में? हमारा। बहुत आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको करा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से समझा कर। लेकिन जब ये पॉजेसिव प्रोनाउन में आएंगे तो ये क्या, माई का क्या हो जाता है? माई का हो जाता है माइन, आवर का हो जाता है आवर्स। ठीक है, माई का माइन हो जाएगा, आवर का क्या हो जाएगा? आवर्स। ये तो थी हमारी कंडीशन फर्स्ट पर्सन की। ये किसकी कंडीशन थी भैया? हमारे लिए फर्स्ट पर्सन की थी। अब लेकर चलेंगे हम लोग सेकंड पर्सन को। किसको लेकर? सेकंड पर्सन को। सेकंड। अब सेकंड क्या करेगा? सेकंड में आपका आएगा यू। यू का मतलब क्या होता है? आप। यदि हम सब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हैं तो भी आप आएगा, यू आएगा, और अगर हम इसे ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं तो भी यू ही आएगा। मतलब कह सकते हो कि ये जो सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन है, ये अपना रूप नहीं बदलता। सेकंड पर्सन नेवर चेंज हिज फॉर्म, कभी चेंज नहीं करता। कुछ लोग होते हैं वो अमीरी के जीवन में आने के बावजूद भी अपना रहन सहन बिल्कुल सिंपल रखते हैं, कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली पर्सनालिटी। तो ये सब्जेक्ट था तब भी ऐसा था, ऑब्जेक्ट हो गया तब भी ऐसा है, लेकिन कभी ना कभी तो बदलना पड़ेगा। चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। लेकिन यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी भाई? यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर आती है। और योर का मीन्स होता है तुम्हारा। ठीक है, योर का मीन्स क्या होता है? तुम्हारा। और यहां क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन में बार बार हम देख रहे हैं एस जुड़ रहा है। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट करते रहें फटाफट। बहुत बढ़िया। अशोक गुजर जी, सर आप एफबी पे हो? बिल्कुल, बाकी जो मेरे से जुड़े हुए हैं एफबी पे वो बता देंगे मैं एफबी पे हूँ या ना हूँ। ठीक है, हाँ आप एफबी के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। और जो मेरा नाम है ना उसी नाम से सर्च कर लेना, सब जगह मिल जाऊंगा। ठीक है, आगे चलें। ये तो हो गया आपका सेकंड नंबर, सेकंड फॉर्म के रूप में, मतलब सेकंड पर्सन के रूप में। अब बात करते हैं थर्ड के रूप में। किसके रूप में भाई? थर्ड पर्सन के रूप में। आ जाओ, थर्ड क्या कहता है? थर्ड में आपका ही है, सी है, दे है, इट है। ठीक है, ही, सी, दे, इट, ये इसमें थर्ड पर्सन में आते हैं। ही भैया ये इसका मतलब हिंदी में क्या निकलेगा? वह। सी का मतलब भी क्या निकलेगा? वह। जो ही है ना, ही आता है मेल के लिए और आपका सी आता है फीमेल के लिए। ठीक है, दे का मीन्स क्या होता है? वे। इट का मीन्स क्या होता है? ये है। अब इनका ये होगा सब्जेक्टिव केस, ये तो होगा सब्जेक्टिव केस। सर जी ऑब्जेक्टिव केस कैसे होगा? ही का ऑब्जेक्टिव हो जाता है हिम। ही का ऑब्जेक्टिव हिम, यानी हिंदी में बात करें तो उसे। सी का और इसका ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है? ही के साथ अपने की अंग्रेजी आती है हिज। हिज का मतलब होता है उसका या उसकी। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? हिज का हिज ही रहेगा, हिज का हिज ही रहेगा। सी के साथ अपने की अंग्रेजी आती है हर। इसका मीन्स भी क्या होता है हिंदी में? उसका या उसकी कह सकते हो। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? हर ही रहेगा। एक मिनट थोड़ा सा, उसे यहाँ आएगा उसे, और यहाँ इस हर का मीन्स होगा उसको, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्ट उसका। ठीक है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? HER में एस जुड़ जाएगा। सॉरी, दे की बात करते हैं तो दे का क्या हो जाएगा? दे के साथ जो ऑब्जेक्ट आता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। क्या होता है? इनको याद कर लेना, रट लेना दोस्तों, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी एक्टिव से पैसिव बनाने में, पैसिव से एक्टिव बनाने में। देम हो जाता, देम का मीन्स क्या होता है? उन्हें। और यहाँ अपने की अंग्रेजी अगर दे के साथ आएगी तो देर आएगी, देर का मतलब होगा उनका। और अगर यहाँ मैं इसके पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करूँ तो हो जाएगा देयर्स। ठीक है, इट की बात करते तो इट का ऑब्जेक्ट भी इट होता है। इट का मतलब इसे, या और इसका होता है इट्स। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? इट्स का मतलब होता है इसका, और इसका भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी क्या आता है दोस्तों?
इट्स आता है। भाई बताओ, इस टेबल में आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो बताओ, जल्दी से आंसर करो। अशोक गुर्जर, क्या पूछना चाह रहे हो भाई? अच्छा, ये कह रहे हैं कि भावना चौहान सिंह जी चौहान कह रहे सर बता दो कोई इंग्लिश कंप्लीट करोगे आप वन टू पेपर? बिल्कुल। देखो मेरी बात समझिएगा, मेरी बात को गौर समझो। एक मिनट, अगर आप यूपी टेट दे लेना, सुपर टेट दे लेना, सी टेट दे लेना, ग्रामर आपकी चाहे CHSL में आए चाहे CGL में आए, इससे बाहर नहीं जाएगी। परेशान मत हो ना बिल्कुल भी। जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये आप लोग करते रहो, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करा रहा हूँ। पहले आपका बेसिक कराया, उसके बाद नाउन कराया, नाउन के बाद प्रोनाउन करा रहा हूँ, उसके बाद एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद वर्ब होगी, वर्ब के बाद एडवर्ब होगी, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद इंटरजेक्शन कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन। एंड देन आपका इसके मैंने जो 3 बजे वाली क्लास है उसमें मैं आपका सेंटेंस से टेंस के तुरंत बाद एक्टिव पैसिव करा रहा हूँ, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सभी चीज़ें कराऊंगा। परेशान ना हो बिल्कुल। देखिए रजनी शर्मा जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है रीड के लिए। ये इंग्लिश ग्रामर कहीं कुछ अलग नहीं आती, सभी के लिए सेम ग्रामर होती है, कोई परेशान होने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं है। डोंट माइंड, बिल्कुल सभी के लिए। अजय जी आप मिलो, मैं चलिए बहुत बढ़िया। ये रहा, अगर आप वहां देखना चाहते हो, अतुल कुमार MASOTIY, यहां से आप लोग सर्च कर सकते हैं, मिल जाऊंगा। ठीक है, बढ़े भी आगे। ये तो था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, हमने देखा, हम कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात। पर्सनल वर्ड बना है पर्सन से। पर्सन होते 3 प्रकार, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड की कंडीशन को देकर, और मैंने आपको कराया भैया क्या, ये पूरा करा दिया है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और एक वर्ड एक और लिख लीजिएगा, क्या है आपका नंबर 2 हेडिंग डाल लें और लिखें डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। भाई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम यानी एक ऐसा सर्वनाम, एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी की ओर इशारा करता हो, संकेत करता हो। क्या करता हो? इशारा करता हो या संकेत करता हो। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस लाइव सेशन। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपको चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी करिएगा। ये भी आप लोगों की स्वतंत्रता है, आप लोगों की स्वतंत्र, यू आर लिविंग इन अ फ्रीडम कंट्री, डोंट माइंड। चलिए, हमने देखा सर इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। देखिए जैसे दिस, दैट, दिस और आपका दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत इशारा करा जाएगा ये, वे, यह, वह। बात समझ में आ रही है? यानी कोई चीज पास में है या दूर है उसको दर्शाने के लिए आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हो। जैसे दिस का मीन्स क्या होता है भैया? यह होता है। दैट का मीन्स क्या होता है? वह होता है। दीज मीन्स ये होता है, और दोज मीन्स वे होता है। ठीक है, अब एक बात बताऊं, ये दिस और दीज, इन दोनों में से आपको बताऊं, दिस और दीज, मैं एक मिनट यहीं से लिखवा, ये पास की वस्तु को दर्शाता है जो सिंगुलर है। जो कैसा भैया? सिंगुलर। अब सिंगुलर के बारे में मत पूछना भाई, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल को लेकर मैं नाउन में बात कर चुका हूं। ठीक है, आगे बात करें। इसमें क्या होगा? जो ये दैट है, ये है
दूर की वस्तु की ओर इशारा करता है, जो कैसा है, जो सिंगुलर है। ठीक है, ये सारी चीज बिल्कुल लिख लेना, इतना आसान भाषा में शायद ही कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा होगा। दीज, ऐसा मैं भी शायद पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में भी पढ़ाता कभी इतना लो तरीके से, लेकिन सभी लोगों को देखना होता। दीज, ये है पास की बहुवचन वस्तुओं को दर्शाता है, वस्तुओं को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या है, ये है दूर की बहुवचन वस्तुओं को दर्शाता है। ठीक है भाई, क्लियर होगा सभी के? सभी का क्लियर हुआ नहीं हुआ? इससे आसान भाषा में मैं और क्या लिखवाऊं, मैं कुछ नहीं, इससे आगे कुछ नहीं बता सकता। यानी जो आपका दूसरे नंबर का आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, इशारा दिस होता है, ये पास की वस्तु को दर्शाता है जो सिंगुलर है। दैट, यह दूर की वस्तु को दर्शाता है जो कैसा है, सिंगुलर है। दीज और दोज आपके प्लूरल को दर्शाते हैं। यानी एक चीज़ आप लोग समझ पाए यहाँ से, अगर मैं आपको और भी क्लियर करना चाहूँ तो आप लोगों को ये पता चला, सर जी ये तो दर्शाते हैं किसको, ये सिंगुलर हैं, और ये दोनों कैसे हैं, ये प्लूरल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से देख लें, जैसे एज, जैसे दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स। यहां से आपकी दो चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहां से आपकी दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहेंगे वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, देखें वो दो चीजें कौन कौन सी क्लियर है। देखें यहां दिस आया, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, एंड दैट्स योर्स। वहां अब आप लोगों ने ये सोचा सर यहां पेन तो आया नहीं, यहां क्या कह रहा कि वह तुम्हारा, क्या तुम्हारा, तुम्हारा पेन, क्योंकि यहां योर्स। एक बात आपको बता दूं, योर्स बराबर किसके होता है, योर बराबर होता है, या योर्स बराबर छोड़ो तुम, मैं एक चीज लिखवा रहा हूं साफ साथ। देखिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव जो प्रोनाउन होता है वो किसके बराबर होगा भैया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस बात को आप लोग बहुत ही समझदारी से ध्यान रखेंगे और आप लोग इसको गलत नहीं करोगे कभी भी। कैसे सर जी, जैसे योर्स, योर्स, योर्स का मतलब समझ रहे हो, यहाँ योर्स का मतलब हो गया योर पेन, बात समझ में आई। यहां योर्स का मतलब हो गया योर पेन, तुम्हारा पेन। किसका पेन भाई, तुम्हारा पेन। आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। और ठीक है, आइए अगर एक सेंटेंस की और मैं बात करूं, एक सेंटेंस का और जिक्र करूं आपके सामने, दिस से आगे अगर मैं यही कंडीशन दोज के लिए कर दूं, दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर्स। ठीक है, वे तुम्हारी हैं। तो इस तरीके से जो पास की वस्तु है उनके लिए दीज, और जो दूर की वस्तु उनके लिए दोज। जो पास की वस्तु दिस और दूर की वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। क्लियर होगा सभी का? ये हो जाता है आपका दूसरे नंबर का प्रोनाउन, ये आपका हो जाता है दूसरे नंबर का प्रोनाउन। आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं किसी तीसरे नंबर के प्रोनाउन की तरफ। तीसरे नंबर का प्रोनाउन आप लोग हेडिंग डाल लें,
नंबर 3 का प्रोनाउन की बात करें तो आ जाएगा आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक बात आपको बताऊं भाई, एक बात अपने दिमाग में रख लेना, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू रियली, इफ यू वांट टू रियली लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, यू शुड थिंक अबाउट अ सिंगल वर्ड। मतलब तुम्हें एक सिंगल वर्ड के बारे में भी सोचना पड़ेगा, यानी पूरे सेंटेंस के अंतर्गत कौन कौन से शब्द प्रयोग हो रहे हैं। अब आपने देखा, हमने सेंटेंस लिखा देखा था, लेकिन कभी उसके बारे में विचार नहीं करा, सर जी क्या है। आपने देखा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया था हमने। हम बार बार ये कह रहे थे अब तक जो हम पढ़ रहे थे, सर जी जो ये वाट है ना, ये जो वाट है, हम लोग बार बार तो पढ़ रहे थे और हम ये कह रहे थे ये जो वाट है ये क्वेश्चन वर्ड है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन एक बात हम बार बार भूल रहे थे कि भाई हर एक सेंटेंस में जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, वो कोई ना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा जरूर, चाहे वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, कंजक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा, कुछ भी हो, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक होगा, 8 में से कोई ना कोई होगा। अब हमने देखा सर वाट क्या है, वाट क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन वर्ड का नाम दे दिया। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोनाउन के अंतर्गत। अब आप देखोगे सर नहीं, गलत कह रहे हो आप, कभी कभी तो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। भाई बताऊंगा अभी एडजेक्टिव क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव कब बनते हैं और कैसे बनते हैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। समझे मेरी बात को भी गौर से, जब मैं बता रहा हूं उस बात को समझे। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी भाई, इसके अंदर कौन सी है, देखिए व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। अगर इनका प्रयोग हो रहा है कहीं भी, अगर इनका प्रयोग कहीं भी हो रहा है और इनके तुरंत बाद क्या लगा भैया, इन सभी के बाद क्या लगा होना चाहिए, इनके बाद क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क है तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क होगा, योर्स क्यों होगा। अच्छा मतलब सर योर क्यों होगा और योर्स क्यों होगा, मेरी बात को समझिए। अगर हम उसको एज ए पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल देते हुए बताया, तो आप करेंगे योर्स। जैसे मैंने कहा दिस इज माई शर्ट एंड दैट इज योर्स, वो तुम्हारी है। तो योर्स में मतलब योर शर्ट ऑलरेडी छिपा होता है। योर्स का मतलब होता है यानी पॉजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये मैंने अभी आपको बताया और आप लोग अच्छे समझोगे। ऑल ऑफ दीज आर प्रोनाउन, बिल्कुल सही, सब कुछ प्रोनाउन है। व्हेन गिव द आंसर, तो ये सब क्या भैया, ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, यानी ऐसे सभी शब्द जिनके माध्यम से हम प्रश्न पूछते हैं वो सभी किसका भाग होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भाग होते हैं। हैव यू गॉट इट, आई होप यू आर एंजॉयिंग इट दिस सेशन। अब चलते हैं आगे। अब तुम कहोगे
अंदर आएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत भैया? रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत वो आ जाएंगे। ठीक, जैसे आपने अभी देखा, मैंने कहा अगर वाई भी आता है, मैंने कहा अगर वेयर भी आता है, मैंने एक और कहा वेन भी आता है, मैंने कहा हाउ भी आता है, इसके अंदर दैट भी आता है, इसके अंदर हु भी आएगा। बात समझ रहे हो ना जी भाई? क्या समझ रहे हो? यानी जब ये वाई, वेयर, वेन, हाउ, दैट, हु ये सभी सेंटेंस के बीच में आए, ये सेंटेंस के बीच में आए और एक सेंटेंस को ये क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं? ये बात तो समझो क्या कर रही है। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको सेकंड सेंटेंस से क्या बता रहे हैं? इसका रिलेशन बता रहे हैं। इसका रिलेशन किसके साथ स्थापित कर रहे हैं? इसके साथ। क्लियर समझ भाई? यानी जब कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आकर फर्स्ट, सेकंड और सेकंड सेंटेंस को एक दूसरे से कॉरलेट करे, जोड़े, तो वो शब्द हमारे क्या बन जाएंगे भाई? वो शब्द हमारे बन जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। हैव यू गॉट इट? आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन एंड आई होप यू आर गेटिंग नॉलेज मच। आप अच्छे से इस नॉलेज को गेट कर पा रहे होंगे। आई होप ऑल कंजक्शंस आर रिलेटिव प्रोनाउन। बिल्कुल सही कहा पायल रानी जी आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दिया है। जितने भी कंजक्शन होते हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो वाई है, वेयर है, वेन है, हाउ है, टू है, फ्रॉम है, कुछ भी हो, सब किसके अंतर्गत आएगा भैया? आपका रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई सभी बातें? दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को एक बार शेयर करें। अब एक बार हम सेंटेंस को देख लें। सर जी तुमने बता तो दिया, लेकिन सेंटेंस एग्जाम्पल देख लो भाई। एग्जाम्पल क्या कहता है? जैसे I saw a man, I saw a blind man, I saw a blind man who was running on the road. अब देखो सेंटेंस आपके सामने है, सेंटेंस जस्ट आपके सामने आ चुका। आई सा ब्लाइंड मैन, मैंने एक आदमी को देखा, हु वाज रनिंग ऑन द रोड, जो रोड पर दौड़ रहा था। भाई एक बात बताओ मुझे, यहां से आप एक चीज समझो, कौन दौड़ रहा था? कौन दौड़ रहा था रोड पर? वाज रनिंग ऑन द रोड। ये वाज रनिंग ऑन द रोड कौन? वह कौन? हु कौन? आई वाज अ ब्लाइंड मैन, जिसको मैंने, जिस अंधे व्यक्ति को मैंने देखा था वो रोड पर दौड़ रहा था। जिस अंधे व्यक्ति को मैंने देखा था वो रोड पर दौड़ रहा था। तो इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया भैया? हु ने किया। तो हु यहाँ पर एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन ना होकर एक रिलेटिव प्रोनाउन का रोल निभाता है। सो हम इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ में आ गई भाई सभी के? सभी का क्लियर हो गया? बिल्कुल सही है। जितने भी कंजक्शन है बहुत बढ़िया। वंदना कुमारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आपका स्वागत। देखिए अब हमने 4 प्रोनाउन तो आपको करा दिए, अब नेक्स्ट प्रोनाउन क्या करा रहा हूं मैं आपको, नेक्स्ट का भी समझे। एक आता है आपका नंबर 5, लिख लीजिएगा। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 लिख लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो सभी शब्द होते हैं जिनमें सेल्फ जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है भाई? जिनमें सेल्फ जुड़ा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे माई सेल्फ, जैसे योर सेल्फ, जैसे हर सेल्फ, जैसे इट सेल्फ, जैसे देम सेल्फ, या देम के साथ सेल्फ भी आता है।
अगर उस सम्मान के लिए बात की जा रही है तो सेल्फ आएगा। जैसे योर सेल्फ में योर सेल्व्स भी आ जाता है, योर सेल्व्स भी आ जाता है, ठीक है। यानी ये सभी जो नाउन है ना, ये सभी जो प्रोनाउन है, ये कैसे प्रोनाउन है, ये सभी जो प्रोनाउन है वो भैया किसके अंतर्गत आएंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हट, सेल्फ इट, सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे भैया, ये आएंगे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे भैया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत। बिल्कुल, माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, बिल्कुल सही कहा पायल रानी जी आपने, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रही हैं पायल जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें याद हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले बताई थी, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो जितने भी होते हैं ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये इस प्रकार के होते हैं। सभी को समझ में आ गया, सभी का क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, बताइए। किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई भी दिक्कत हो जल्दी से बताओ भाई, कुछ भी किसी को समस्या हो जल्दी से बताओ। चलो भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं आगे। जैसे एक यहीं से एक, अगर मैं कितने नंबर का था अभी बात पीछे, ये था 5 नंबर का। छठे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो छठे नंबर पे आप लोग लिख लीजिएगा, नंबर 6 पे एक इसी में से बनाया जाता है इम्फेटिक प्रोनाउन। भाई इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में मुझे बताओ, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बताइएगा। इम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर। क्लियर है, थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर टेलिंग मी दैट यू आर गेटिंग वेल इन इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट बाय बॉडी। चलिए, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, इम्फेटिक बना है एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोड़ देना, एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। इसका मतलब क्या होता है कि जब ये तो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ या देम सेल्फ आदि आए, ठीक है। तो अगर इसके तुरंत बाद आता है, अगर तुरंत बाद आता है तो समझ लेना कि वो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। कैसा प्रोनाउन कहलाएगा भाई, इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा, मतलब जोर देकर कह रहा हूं बातों को, ठीक है। आई माई सेल्फ सा हिम, मैंने खुद अपनी से मैंने खुद उसको देखा। यानी जब कोई व्यक्ति किसी बात को जोर देकर कहता है, इम्फेसाइज करके कहता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तब आपका बन जाएगा कौन सा, इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं और आप अच्छे से तरीके से समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से लाइव वाचिंग को 50 के पार पहुंचाने का काम करें, देखते हैं कितने बच्चे मेरा साथ देते हैं इसमें लाइव सेशन को शेयर करने में, ठीक है भाई। आइए अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं एक ऐसे प्रोनाउन के बारे में, एक ऐसे प्रोनाउन के बारे में, नंबर 7, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब एक बात हमारे यहां से समझ में आ गई, सर जी इंडेफिनिट जो शब्द आ रहा है ना, इंडेफिनिट का मीन्स होता है अनिश्चित। भाई अनिश्चित का क्या मतलब है, अनिश्चित का क्या मीन्स है, अनिश्चित का मतलब है कोई लड़का है जब वो हंसता है, पता नहीं कौन लड़का है, कोई पता नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई अनिश्चित है, कोई अनिश्चित है। मतलब हर किसी के दिल में एक लड़की, ऐसा कुछ गाना सुना, एक पता नहीं कौन लड़की, जिसका पता ना हो, जिसके बारे में आपको पता ना हो, उसको कहते हैं कोई ना कोई चाहिए। तो कोई ना कोई क्या हुआ, इंडेफिनिट हुआ। मैं गानों के माध्यम से इसलिए बताता हूं क्योंकि गाने आपके दिल से जुड़े होते हैं और जो चीज़ दिल से याद कर ली जाती है दिमाग से निकलती नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, यानी यहां पर वो सभी चीज़ जो आपकी अनिश्चितता को दर्शाएंगी, इंडेफिनिट को दर्शाएंगी, वो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे एवरीवन, समबडी, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई का पता नहीं कौन तोड़ेगा, वी डोंट नो,
यू डोंट नो, आप नहीं जानते, लेकिन लेखक ने लिख दिया कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, समवन ब्रेक योर हार्ट देन यू विल कम एट माई डोर विल बी ओपन फॉर यू। आपने सुना होगा गाना, ये इंग्लिश वर्जन था उसका। ठीक है, चलिए, यानी इसमें क्या आएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में वो सभी आएंगे जो आपके इंडेफिनिट को दर्शाएंगे, जैसे somebody, somebody, पता नहीं सर जी किसके बारे में बात करी, somebody के बारे में कुछ पता लग रहा आपको, कुछ पता लगा कि somebody में मैंने किसके बारे में बात करी, नहीं पता लगा, मैंने कहा everybody, कुछ पता लगा everybody में किसको ले लिया, नहीं, मैंने कहा everyone, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट मैंने क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं someone, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। यानी वे सभी प्रोनाउन जो इंडेफिनिट को दर्शाते हो, अनिश्चितता को दर्शाते हो, तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि ये सर जी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये कैसे प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे और मैं अच्छे से समझा पाने में आपको कामयाब हो रहा हूँगा। ठीक है, वेरी नाइस टीचिंग सर जी, थैंक यू सो मच आकांक्षा देवी जी। बस ये है कि आप लोगों को समझ में आ जाए किसी भी माध्यम से। एक टीचर का काम होता है साम दाम दंड भेद सारे काम प्रयोग करके आप लोगों के दिमाग में वो सब चीज़ डाल दी जाए, जिसके लिए आप लोग हमारे साथ डाटा खर्च कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, समय को खर्च कर रहे हो, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में बात आ गई, गुड एग्जाम्पल सर जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपको क्या आ जाएगा, समबडी आ जाएगा, एवरीवन आ जाएगा, एवरीबडी आ जाएगा और समवन आ जाएगा। तो ये कोई भी आ सकता है, ये आता है आपका किसमें, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत। ये था 7 वाला। एक और आपको बता दूं, एक और आता है, आप उसको लिख लीजिएगा, रेसिप्रोकल। अगर आपने मेरे से वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ा है, सीटेट के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था वाइगोस्की, और वाइगोस्की की थ्योरी के अंतर्गत मैंने एक बात कही थी आपसे कि जब कभी भी रेसिप्रोकल टीचिंग की बात आ जाए, ग्रुपिंग की बात आ जाए, इंटरैक्टिव क्लासेस की बात आ जाए, सोशलाइजेशन की बात आ जाए, तो वाइगोस्की होगा। ठीक उसी प्रकार मैं आपको बताऊं रेसिप्रोकल होता क्या है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब होता है परस्परता। क्या मतलब, परस्परता। अब परस्परता को दर्शाने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, परस्परता को दर्शाने वाले भाई कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, परस्परता को दर्शाने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जल्दी से आंसर करें। परस्परता को दर्शाने वाले मैंने जो शब्द देखे, जैसे EACH, ईच अदर, वन अनदर, आपने ये शब्द सुने नहीं सुने, ये शब्द सुने हैं आपने नहीं सुने, यानी ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, यानी ये किसके अंतर्गत आएंगे, आपके परस्पर सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, या कह सकता हूं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत ये आ जाते हैं। जैसे एक दूजा, एक दूजे के लिए, चाहे वो एक वचन के रूप में हो, दो व्यक्तियों के बीच में बात होती है तो ईच अदर, तो उससे ज़्यादा व्यक्ति के बीच में बात होती है तो वन अनदर की बात होती है। ठीक है, चलिए, ईच अदर और वन अनदर, बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल पायर रानी जी बिल्कुल सही है, अशोक गुजर जी बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, सभी लोग मतलब समझ रहे हैं, सबसे बढ़िया बात यह है। ठीक है, एक और आप समझ लीजिएगा, एक चीज और समझ ले, एक लिख दिया जाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, हिंदी में बात करूं तो इसको कहा जाता है विभाग सूचक, विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम, भाई विभाग सूचक सर्वनाम क्या होता है यह बात आपको समझनी है। जैसे आइदर, नीदर, आइदर और नीदर नॉर, ये क्या होते हैं, सभी इसी के अंतर्गत आते हैं भाई, जल्दी से। हाँ जी सर, जी कैसे हैं, मैं बढ़िया, भी क्लास ले रहा था मैं, बस हो जाऊंगा 5 मिनट में।
ठीक ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो आइदर इसमें आ गया, नीदर इसमें आ गया, इसमें इच भी आ जाएगा। इच का मतलब होता है प्रत्येक। जब इच अदर, इच के साथ अदर आए तो समझ लेना रेसिप्रोकल, और जब केवल इच आए तो ये आ जाएगा ये इसमें आ जाएगा आपका एवरीवन। अब आप लोग कहेंगे सर जी एवरीवन तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी था, बिल्कुल सही बात है। एवरीवन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी था और इसका भी भाग है। सभी को समझ में आ गया, सभी का क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। सभी लोग बिल्कुल एवरीवन एनीवन जो भी इसमें आएगा सभी इसके अनुसार। मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, निशु गुजर जी आपका कमेंट भी दिख रहा है, पायल जी का भी कमेंट दिख रहा है। हमारे साथ जुड़ने वालों में अशोक गुजर जी, वंदना कुमार जी, तृप्ति गौर जी और आपका पायल रानी है, बहुत बढ़िया। अजीत गुजर जी भी हैं, अशोक गुजर जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से मैंने आज की जो क्लास ली, समय सीमा समाप्त हो चुकी है, 1 से 2 के बीच की क्लास हमारी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद मैं कुछ नहीं कराऊंगा, कल आपको फिर से वही टाइम रहेगा 12 बजे का। आज कुछ परेशानी थी, मतलब कह सकते ना, जिससे घर पे बिजी था मैं, तो क्लास नहीं ले पाया। चलिए, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन टिल नाउ। और मिलेंगे आज अपने इस 3 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।